हजारों करोड़ रुपए मीडिया में खर्च किए जाते हैं देश को झूठ परोसने के लिए, राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए। नफरत की दुकान को बंद किया और मोहब्बत की दुकान को खोला। भाजपा सरकार तो मस्त है अपने में पूंजीपति मित्रों में। जहां भी नफरत का बाजार गर्म रहेगा, नफरत की दुकान खोलने की कोशिश की जाएगी, हम वहां मौजूद रहेंगे मोहब्बत के दुकान को खोलने के लिए, बिना किसी से डरे हुए, बिना रुके हुए, बिना झुके हुए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, ये गरीबों की पार्टी है, और भाजपा अमीरों की पार्टी है, चंद पूंजीपतियों की पार्टी है। खुशामदीद, मेरा नाम है मज़हर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज इस शख्सियत को मैं आपके साथ तारुफ करा रहा हूँ। इनका नाम है ज़ेबा साहिबा। ओखला के जाकिर नगर में रहती हैं। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का भी हिस्सा रही हैं, शाहीन बाग प्रोटेस्ट का भी हिस्सा रही हैं और किसान आंदोलन का भी हिस्सा रही हैं। आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे मुद्दों को लेकर स्पष्ट बात करती हैं, बहुत साफ तौर से अपनी राय रखती हैं। तो देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उन्हीं को लेकर आज मैं ज़ेबा साहिबा से बात करूंगा। मैम, आपका बहुत बहुत खुशामदीद है मिल्लत टाइम्स पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत, और मिल्लत टाइम्स के पूरे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खुशामदीद। मैम, सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी, मैंने ये बात कही कि आप राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में रही हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उसमें? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सच बताऊं तो वो यात्रा नहीं थी, एक इबादत था जी। जो लोग दिल से जुड़े थे, और राहुल गांधी जी के लिए भी वो एक तपस्या थी, एक इबादत थी, क्योंकि हम ऐसे समय में वो यात्रा कर रहे थे और राहुल जी ने डिसीजन लिया जिस समय पूरे देश में मोदी सरकार नफरत में देश को बांटने की कोशिश कर रही थी। और खुद राहुल जी के लिए आपको पता होगा कि हजारों करोड़ रुपए लगाकर राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में आज के युग का गांधी, राहुल गांधी, मोहब्बत का पैगाम लेकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला। वो इबादत से कम नहीं था। बहुत मुश्किलें आईं, सर्दी, गर्मी, बरसात, हमने हर चीज़ देखा, लेकिन हमारे हौसले कभी नहीं कम हुए, कभी नहीं टूटे। भाजपा ने बहुत कोशिश किया यात्रा को रोकने का, यात्रा को बदनाम करने का, पर पूरे हौसले के साथ, हिम्मत के साथ यात्रा दिन पर दिन आगे बढ़ते गया और यात्रा का क्रेज़ बढ़ता गया। और जैसे ही राहुल गांधी जी ज़मीन पर आए, लोगों से मिलना शुरू किए यात्रा में, तो लोगों ने जाना राहुल गांधी जी क्या हैं। जैसे कि हमें पता है भाजपा आज के डेट में पूरा मीडिया उनके पास है। हजारों करोड़ रुपए मीडिया में खर्च किए जाते हैं देश को झूठ परोसने के लिए, राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए। जब राहुल जी ज़मीन पर आए तो लोगों ने देखा, नहीं, ये तो मीडिया जो दिखा रहा था उससे एकदम डिफरेंट है। राहुल जी बहुत ही सिंपल और जेन्युइन बंदे हैं और ईमानदार हैं, और ऐसे हैं जिन्हें देश से मतलब है, देश से सही में प्यार करते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी में प्यार नहीं, वाकई देश से प्यार है उन्हें, संविधान से प्यार है और देश की जनता से प्यार है। वो सही में देश के युवाओं के भविष्य के लिए फिक्रमंद है, देश की महिलाओं के लिए फिक्रमंद है। तो ये देश की जनता ने देखा, और इस इलेक्शन में भाजपा समझिए पूरे सरकारी तंत्र के साथ लड़ रही थी। और हमारे पास क्या था? देश के सबसे बड़े जो विपक्षी पार्टी के अकाउंट को भी ठीक इलेक्शन के समय सील कर दिया जाता है। उनके पास ईडी थी, सीबीआई था, पूरे सरकारी तंत्र थे, फौज थे, मीडिया थे, और हमारे पास सिर्फ हमारी विचारधारा थी, गांधीवादी विचारधारा थी। हमारे पास हमारा संविधान था जिसको हम फॉलो कर रहे थे, और हमारी नेक नियति थी कि हमें देश को न्याय दिलाना है, देश के युवाओं के लिए लड़ना है, महिलाओं के लिए लड़ना है। और देश की जनता ने नफरत की दुकान को बंद किया और मोहब्बत की दुकान को खोला और विश्वास जताया है। देश की जनता का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि मोदी सरकार की जो असलियत थी देश की जनता समझ गई। मैम, किसान आंदोलन में आप रही हैं, किसान आंदोलन का पार्ट थी आप। मैं एक सवाल किसान आंदोलन से ये लेना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने किसानों को पार्लियामेंट बुलाया था, मतलब ऑफिस बुलाया था आपने, लेकिन किसान नहीं आ पाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कल तो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने एंटर करवाया ना, बात किए, बैठ के मीटिंग किए। राहुल जी बहुत संजीदा हैं, गंभीर हैं, किसानों को उनका हक मिले, किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। मैं जब 13 महीने किसान आंदोलन में थी तो
आए दिन ये सुनने में आता था, आज वो शहीद हो गए, कल वो शहीद हो गए। बहुत अच्छा नहीं लगता था, बहुत ख़राब लगता था। सबसे ख़राब एक दिन था जब मैं आंदोलन में थी और एक गाड़ी एकदम जाती है सामने से गुजर के, पता चलता है क्या हुआ, तो एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। बहुत दुखद था। उसके बाद से हम मंच से हमेशा बोलते थे, भाइयों और आप लोगों को सुसाइड नहीं करना है, हमें लड़नी है। तो मतलब इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में सब चले जाते थे। मजाक नहीं था। 13 महीने घर छोड़कर, सर्दी गर्मी बरसात, मैं भी अपने घर परिवार को छोड़कर 13 महीने आंदोलन में रही। और एमएसपी, मैं ये बताना चाहती हूँ, सरकार ने जब कानून वापस लिए तो बोलते हैं एमएसपी मिलेगा, कानूनी गारंटी मिलेगी। आज तक नहीं मिली। शहीदों को सम्मान मिलेगा, शहीदों को मुआवजा मिलेगा, कुछ भी नहीं। मतलब जितने वादे किए थे सारे वादे झूठे निकले और खोखले निकले। तो जहाँ पर भाजपा सरकार किसानों की आय को दुगनी करके सत्ता में आई थी, वो खोखले निकले। मैम एक सवाल यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि बजट को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसको एक तरह से देखा जाए तो विरोध कर रहे हैं। संसद में भी हमने देखा कि विरोध किया गया। तो आप इस बजट को लेकर क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्योंकि एक मिनट मैं सवाल पूरा हो जाए कि ये जो बजट आया, बजट में क्या कुछ खास है? किसानों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, और इस पे अपनी राय दीजिए। देखिए, बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ दो जो उनके बैसाखी पर जो सरकार चल रही है उस सरकार को बनाए रखने के लिए बजट है और कुछ नहीं। आप देखिए सारे स्टेट्स को कुछ नहीं मिला है, इग्नोर किया गया है। आप कर्नाटक को इग्नोर किया गया है, हिमाचल को इग्नोर किया गया है, पंजाब को इग्नोर किया गया है, बहुत सारे राज्य सबको इग्नोर किया गया है। और जहाँ पर डिफेंस में लगातार कटौती की जा रही है। आज डिफेंस का मुद्दा कितना सेंसिटिव मुद्दा है। आज चाइना कहाँ तक है, आप कश्मीर में आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। तो डिफेंस में बढ़ाने चाहिए थे, उसको कम किया गया है। रेलवे के बजट को घटाया गया है। रेलवे की हालत को देख लीजिए, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। भाजपा सरकार तो मस्त है अपने में, पूंजीपति मित्रों में। उसके बाद से मेडिकल में भी, जो स्वास्थ्य में भी कमी की गई है, कटौती। तो मोदी सरकार मतलब कोरोना काल से भी सबक नहीं लिए हैं। कोरोना काल में क्या हालत थे, पूरे देश ने देखा है कैसी कितनी मौतें हुई हैं, गंगा में लाशें बही हैं, हॉस्पिटल में लाइन लग गया था, ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं था, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। उसके बाद से भी कटौती की गई। ये अभी हाथरस में जो बाबा जी ये कर रहे थे और उसके बाद से जो लोग दबकर मरे, उस समय भी आप वहाँ के लोकल लोगों के स्टेटमेंट को देखिएगा। वो बोल रहे थे वो हॉस्पिटल ले गए बहुत लोगों को, पर हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सुविधा नहीं है, नर्सेज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। इतनी कमी उत्तर प्रदेश में। तो सरकार को तो बजट बढ़ाना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, पर गंभीर नहीं है। और किसानों की बात करें तो उसमें भी कटौती की जा रही है। लगातार 5 सालों से किसानों के ये में कटौती की जा रही है। तो कैसे किसानी मजबूत होगी, कैसे आप सपोर्ट करोगे? जी मैम, आपने हाथरस सत्संग का जिक्र करा, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। मैं यहाँ से एक सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि अभी हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर, नेम प्लेट को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। हालांकि एससी ने इस पर एक अपना फैसला सुना दिया, जिससे कहीं ना कहीं खुशी हो गई कि लोगों ने नेम प्लेट हटा दी, नेम प्लेट का मामला जो है वो हो गया है। इसको किस नज़रिए से देखती हैं? और जब ये सत्संग वाला मामला हुआ था तो वहाँ इतने हॉस्पिटल तो थे नहीं हाथरस में, उनको अलीगढ़ भी शिफ्ट कराया गया था। और आप जानती हैं कि अलीगढ़ में मुस्लिम जो है बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर भी वहाँ बहुत ज़्यादा हैं ऐसे। तो इस सिनेरियो को कैसे देखती हैं? क्योंकि ये जो कांवड़ वाला मसला है, हम रोज दिन ब दिन देखते हैं कि तोड़फोड़ हो रही है, मारपीट हो रही है, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं जो अपने फेलियर है, भाजपा सरकार का एक ही मुद्दा है, एक ही काम है कि जनता को भ्रमित करो और ध्यान को हटाओ, भटकाओ, है ना। उसी का एक पार्ट है। देखिए, अब जनता सवाल कर रही थी, जो सत्संग हुआ था, इतने लोग मरे थे, इससे ध्यान हटा दो, सवाल ही नहीं करेंगे ना। वहाँ पर तो पूरा प्रशासन का फेल्यूर था। जब इतने भीड़ आ रही थी तो प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए था। वहाँ पर एम्बुलेंस होने चाहिए थे, पूरा मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए थी, पर कोई नहीं था। वहाँ की जनता बता रही है आधे घंटे बाद मेडिकल एम्बुलेंस आ रहे हैं, और एम्बुलेंस भी आ रहे हैं तो कोई स्टाफ नहीं है जो उठा कर रखे। मतलब
टोटली फेल्योर योगी सरकार का। तो उस फेल्योर से हटाने के लिए इस तरह का ये बकवास करेंगे। और भाजपा डर गई है, जिस तरह मोहब्बत की दुकान देश की जनता ने खोलना शुरू कर दिया है। और 2024 के मैंडेट, इलेक्शन के मैंडेट के बाद, लोकसभा के मैंडेट के बाद जिस तरह 13 राज्यों में 13 सीट के बाई इलेक्शन में रिजल्ट आए हैं, 11 को भाजपा ने लूज़ किया, 11 पर गठबंधन जीती है। इससे ये डर गए हैं और नफरत का फसल लगाना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, नफरत का दुकान खोलना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता समझदार है, ये कितनी भी कोशिश कर ले नफरत का दुकान खोलने की, देश की जनता अब इनके बहकावे में, छलावे में नहीं आने वाली है। मैम, सवाल में दूसरा पार्ट कांवड़ यात्रा को लेकर था। मैंने देखा कि बहुत सारी ठेलियों पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने लगाया मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू नो मुसलमान। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, हमको कांग्रेस का यही सोच है कि मोहब्बत को बढ़ाया जाए, मोहब्बत की दुकान को खोला जाए और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस मोहब्बत की दुकान को खोलने का पैगाम लेकर जहां भी नफरत का बाजार गर्म रहेगा, नफरत की दुकान खोलने की कोशिश की जाएगी, हम वहां मौजूद रहेंगे मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए, बिना किसी से डरे हुए, बिना रुके हुए, बिना झुके हुए। जी मैम, हम अक्सर देखते हैं कि नीट के पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ ख़राब हो जाती है, एलिगेशन लगाए जाते हैं, शिक्षा मंत्री पे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि नीट का पेपर जो है वो लीक हो जाता है। उसको लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, बहुत दुखद है, लगातार जिस तरह नीट के पेपर सालों से लीक हो रहे हैं और भाजपा पूरी तरह से फेल्योर है, एजुकेशन सिस्टम को पूरा करप्ट कर दी है, ख़त्म कर दी है, बच्चों का 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं का भविष्य अंधकार में है। बहुत दुखद है ये, और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, एक आम परिवार का बच्चा कितने मुश्किल से, जो कॉमन मैन है, वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, माँ बाप कैसे कैसे कर्ज लेकर बच्चा दिन रात ट्यूशन भेज रहे हैं, फॉर्म भरते हैं। आजकल फॉर्म भी सस्ता नहीं होता है, पता होगा। फॉर्म फिल करके फिर सेंटर में जाओ एग्जाम देने, वो सेंटर उस अपने शहर में नहीं होता है, कोई और जगह, वहाँ तक पैसे लेके, कर्ज लेके सेंटर पे आता है, और जब भी होटल लेता है रहने के लिए, और जब पता चलता है एग्जाम दे के पेपर लीक हो गया, तो उस परिवार पर क्या बिजली गिरती होगी, उस परिवार के मनोबल के साथ क्या होता होगा। यानी देश के युवाओं के भविष्य के साथ भाजपा सरकार खिलवाड़ कर रही है और उन्हें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाजपा को देश के आम जनता के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने पूंजीपति मित्र अडानी और अंबानी से मतलब है। आप देखिए ना, अडानी और अंबानी के घर में कैसे कैसे शादियां होती हैं और बहुत दिन तक प्रोग्राम्स चलते हैं, 5,000 करोड़, और यहीं पर इनका मेंटालिटी देखिए, देश का शोषण करना इनका मेंटालिटी है। आप शादी से ठीक पहले, जहाँ पर तो आप डांसर लोगों को, सिंगर लोगों को इतने इतने पैसे दे रहे हैं बुलाकर, वहाँ पर देश की आम जनता, गरीब जनता का आप चार्ज का पैसा भी बढ़ा दिए। अरे आप पर क्या फ़र्क पड़ता था, आप 1 महीने फ्री में रिचार्ज कर देते मोबाइल के, मेरे बेटे की शादी है, उससे आम जनता देश की खुश हो ले, कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये मानसिकता है, ये बताता है कि ये पूंजीवादी व्यवस्था है जो गरीब लोगों का शोषण करती है और गरीबी को नहीं हटाना चाहते हैं, ये गरीबों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, मोदी सरकार भी इसी पैटर्न पर चल रही है, आए दिन अडानी और अंबानी को अमीर करना चाहती है और मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि देश की जो संपत्ति अगर ज़्यादा दिन तक हुकूमत करना चाहते हैं तो देश की सारी संपत्ति चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दो, है ना। और उसी व्यवस्था को भाजपा कायम करना चाह रही है। और लास्ट जो ये हुए हैं, आपको अभी 2-3 दिन पहले जो जिस तरह बैन कर दिया गया था पहले कि कोई भी संघ के प्रोग्राम में सरकारी अधिकारी नहीं जा सकते हैं, अब उन सभी को जो भी बैन थे उनको हटाया जा रहा है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी देश के ST SC OBC माइनॉरिटीज़ को पसंद नहीं करती है, ये सिर्फ पूंजीपति व्यवस्था को कायम करना चाहती है। और यही फ़र्क है, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, ये गरीबों की पार्टी है, और भाजपा अमीरों की पार्टी है, चंद पूंजीपतियों की पार्टी है।
गरीब और गरीब होता जा रहा है, मालदार और मालदार होता जा रहा है। कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलेगा। ये तो बात हो गई नेशनल इश्यूज़ पे, क्योंकि आप ओखला से आती हैं, जाकिर नगर रहती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक सवाल यहाँ के लिए भी कर लिया जाए। मैम, जब हम ओखला में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना हमें करना पड़ता है। ई रिक्शा, बहुत सारा जो ट्रैफिक है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। उसके पीछे का क्या कारण है, एक तो वो जानना चाहूँगा। और इसी सवाल में एक सवाल लेता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी लंबा चल रहा है। हम देखते हैं ओखला में काफ़ी बिल्डिंग तोड़ दी जाती हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? दोनों जो सवाल हैं इस पर एक एक रिएक्शन आप दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ई रिक्शा का जो प्रॉब्लम है, ट्रैफिक होती है, तो ये ई रिक्शा वालों की कमी नहीं है। वो बेचारे तो गरीब हैं, रोज़गार अपने घर मुश्किल से चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कमी मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट कहाँ है? पुलिस क्यों नहीं रहती है? ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? अगर एक ट्रैफिक पुलिस भी हर चौराहे पर खड़े रहे, सड़क पर रहे, तो थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से चलता है और सिस्टम जो है सही से आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस नादारद है, ट्रैफिक पुलिस नादारद है, और ओखला में ऐसी बहुत समस्याएं हैं जिसको मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूंगी, जिसको देखकर ये लगता है कि ओखला को दिल्ली सरकार जो है नज़रअंदाज करती है और हाशिए पर है। ओखला जो है हाशिए पर है और यहाँ के लोग, जो जनता है, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करती है। बहुत अफसोस होता है देखकर दिन रात बहुत सारी समस्याओं का। और जो रोज़ डेमोलिश किया जा रहा है बिल्डिंग, देखिए, अनऑथराइज्ड एरिया, दिल्ली का 70% एरिया जो है वो अनऑथराइज्ड है, लेकिन ओखला में ही क्यों डेमोलिशन रोज हो रहा है आए दिन? हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल है वो है तो नहीं है कहीं? नहीं, देखिए, मैं, लोग समझदार हैं, समझते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत दुखद है, बहुत अफसोस की बात है। रोज़ डेमोलिश किया जा रहा है। यहाँ के लिए सिस्टम कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं होना चाहिए। हर क्षेत्र को बराबर देखना चाहिए और बराबर, अगर इंसाफ एक जगह डेमोलिश और दूसरे जगह छोड़ दिया जाता है, ये सही नहीं है और बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। अभी बहुत सारे हमारे जानने वाले जो डेमोलिश हुआ है, तो सालों से घर में रह रहे थे और रातों रात उनके आशियाने को तोड़ दिया जाता है। बहुत अफसोस है, बहुत दुखद है ये सारी घटनाएं, और मजबूर हैं ओखला के लोग इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए और एक डर के माहौल में जीने के लिए। बहुत अफसोस है ये। ज़ेबा खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया मिलत टाइम से बात करने के लिए। एक बात और बोलना चाहूँगी कि ओखला में लगातार आप देख सकते हैं, जो सड़कें बंद, अगर पाइपलाइन बिछाई जाती है तो सड़कें खोद दी जाती हैं, और हर जगह, अभी मैं इधर खलीलुल्लाह मस्जिद के पास भी देखिए पूरी सड़कें खोदी हुई हैं कोई, और 24 फुटे पे देखिए इतना कचरा है। हर सड़क और जगह का एक ही हाल है, सड़कें खुदी हुई हैं, जो सड़कें खुद गई हैं वो सड़कें बनती नहीं हैं, और जगह जगह कीचड़ है, कचड़े हैं, वो कचड़ों को सही से सफाई नहीं की जाती है। कोई जिम्मेदारी लेने वाला यहाँ पर नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है तो इतने इतने पानी लग जाते हैं बादला हाउस रोड में, मतलब बहुत, अगर आधे घंटे भी बारिश हो जाए तो आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं, पूरा आधे पैर तक पानी आ जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। पानी कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जिससे ओखलावासी लगातार जो है जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर MCD का भी फेल्योर है और हाशिए पर है ओखला और नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत दुखद है ये, अच्छा नहीं लगता है देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मिले टाइम से बात करने। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ ज़ेबा खान साहिबा, जो ओखला जाकिर नगर में रहती हैं और कांग्रेस की एक बेहतरीन नेत्री हैं। राहुल गांधी जी के साथ जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में रही हैं, किसान आंदोलन में रही हैं। उनसे बात की थी, क्योंकि हर मुद्दे पर बहुत स्पष्ट बात रखती हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी।